Hey everyone, welcome back. I'm Akash and today we're going to talk about artificial intelligence. But firstly, I would like to congratulate you कि आपने artificial intelligence को choose किया as a subject because it is a field that is improving human lives every day. So in this session, we are going to cover the first part, first unit जहाँ पर हम लोग बात करेंगे project cycle की, कैसे artificial intelligence various domains में use हो रहा है and कैसे ethical frameworks can help you make better systems. But before we get into that, a quick introduction. If you do not already know me, I am Akash. I am a graduate from IIT Bombay, and पिछले 3 साल से I have been creating lectures on AI, CS, and IT. And this year also we will be having a couple of lectures on artificial intelligence जहाँ पर हम लोग end to end पूरा का पूरा कोर्स कवर करेंगे and we will also learn about Python and how you can use it to create your own projects. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज सेशन. सो आज के सेशन में हम लोग रिविजिट करेंगे कि एआई प्रोजेक्ट साइकिल क्या होता है एंड हाउ यू कैन क्रिएट सम एथिकल फ्रेमवर्क सो दैट जो आपका प्रोजेक्ट है वो बाकी लोगों को हार्म ना करे. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कवर द 6 स्टेजेस ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल. आपने पहले देखा होगा कि प्रोजेक्ट साइकिल क्या होता है, बट इट इज गोइंग टू बी अ क्विक रिविजन ऑन इट. देन वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द 3 डोमेन्स ऑफ एआई. कहाँ पर एआई अप्लाई हो रहा है आपकी लाइफ में, कितने वेज में आपको वो अफेक्ट कर रहा है. एंड थर्डली एंड एक्चुअली द इंपॉर्टेंट पार्ट, ये थोड़ा चेंज है आपके सिलेबस में इस साल, व्हाट आर द फ्रेमवर्क्स, व्हाट आर एथिक्स, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर दैट कैन एक्ट एज अ ह्यूमन. So let's begin with the session by a quick question. Let's say we have a self driving car. ठीक है, ये कार है जो खुद को ड्राइव कर रही है एंड उसके अंदर थोड़े पैसेंजर्स बैठे हुए हैं. एंड दिस कार इज ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई स्पीड लाइक 110 किलोमीटर्स पर आवर एंड इट हैज़ अ डिसीजन टू मेक. सो सामने रोड क्रॉस करने के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोग चल रहे हैं एंड देर आर 2 lanes. देर इज लेन 1 एंड देर इज लेन 2. वॉट डू यू थिंक द कार शुड डू? There is a very little time to make a decision. Either the car can go to path 1 and hit 5 people, or it can take path 2 and hit only 1 person. How does the car make this decision? So these are the type of question that comes under the ethical frameworks. So let's talk about AI project cycle now. ये question हम लोग थोड़ा बाद में भी देखेंगे and how it affects AI projects. सो विद एनी प्रोजेक्ट, जैसे अगर आप एक बिल्डिंग प्लान कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है कि बिल्डिंग एक टाइम पे खड़ी हो जाए. देर आर सर्टेन स्टेप्स एसोसिएटेड विद. आप एक आर्किटेक्ट के पास जाओगे, ही विल प्लान द बिल्डिंग, फिर आपका एक कंस्ट्रक्शन चालू होगा, देन उसके बाद आप लोगों को वो बेचोगे, देन थोड़ा मेंटेनेंस होगा. अगर आपकी पाइप्स ख़राब हो रही हैं या फिर लाइटिंग में कुछ इशू आ रहा है तो वो मेंटेन किया जाएगा, उनको फिक्स किया जाएगा. एंड अगर ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं तो वो बिल्डिंग को फिर से रेनोवेट किया जाएगा. सो ये जो स्टेप्स हैं ये कंटिन्यूसली होते रहते हैं एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ प्रोजेक्ट साइकिल. ये सेम स्टेप्स एक एआई प्रोजेक्ट में भी वैलिड है. सो एआई प्रोजेक्ट साइकिल में आपके टोटल 6 स्टेप्स होते हैं. हम लोग देखेंगे एक एक करके व्हाट आर दीज स्टेप्स. फर्स्टली, इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम यू हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम इटसेल्फ फर्स्ट. ठीक है, तो हम लोग इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से यू वांट टू क्रिएट एन एआई ट्यूटर सिस्टम. What is an AI tutor system? It is an AI that can teach students various subjects. So सबसे पहले अगर आपको ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, you have to define the problem first. What is the goal? Why do you want to create this system that can teach people? And what is the problem that you are going to solve using this particular software? So इस स्टेप को हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम स्कोपिंग. वंस यू हैव डिफाइंड द प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड कि ठीक है, इसकी वजह से स्टूडेंट्स को ज़्यादा ईजीली चीज़ें समझ में आएंगी. अगर टीचर्स कम है कहीं पर तो एन ए आई ट्यूटर कैन रिप्लेस दोज टीचर्स एंड मेक बेटर डिसीजंस इन टीचिंग. तो उन सब चीज़ों के लिए आप डेटा एक्विजिशन करोगे, आप डेटा को कलेक्ट करोगे कि आपको कौन सी चीज़ें पढ़ानी है. फॉर एग्जाम्पल, देर आर वेरियस सब्जेक्ट्स इन CBSE. आई थिंक देर आर 30 to 40 सब्जेक्ट्स. कौन कौन से सब्जेक्ट्स एक AI प्रोजेक्ट AI ट्यूटर को पढ़ाने हैं, आप वो सारी चीज़ें फीड करोगे. सो बेसिकली यहाँ पर आपकी जो बुक्स हैं दे कैन बी इन टेक्स्ट फॉर्म. नॉट ओनली टेक्स्ट, हो सकता है उसके अंदर डायग्राम्स होंगे, हो सकता है उसके अंदर थोड़ा कोड भी हो, थोड़े मैथमेटिकल कंसेप्ट्स हो. सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा विच इज प्रेजेंट. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस डेटा यू ट्राई टू एक्सप्लोर इट. आप उसको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दोगे. फॉर एग्जाम्पल, ग्राफ्स. What kind of graphs? For example, there can be languages.
सो लैंग्वेजेस आप चेक करोगे कि ओके 5 से 6 लैंग्वेजेस पढ़ाई जा रही हैं, फिर आप देखोगे साइंस में कितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, फिर आप देखोगे मैथमेटिक्स में कितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, फिर आप देखोगे आईटी में कितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी एक्सप्लोर्ड वंस यू फीड दैट डेटा, एंड आप उसको फिर ग्राफ्स के वे में देख सकते हो. वंस यू हैव कलेक्टेड द डेटा यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं एंड एआई ट्यूटर को ये सब पढ़ाना है. यू ट्राई टू सी कि कौन सा एआई मॉडल बेस्ट रहेगा इन चीज़ों के लिए. डू यू वांट टू यूज़ डीप लर्निंग, डू यू वांट टू यूज़ कंप्यूटर विजन, do you want to use natural language processing? So there are various kind of models which can be selected, but you have to select the most efficient one जिसकी वजह से एक स्टूडेंट को most easily चीज़ें समझ में आए. This part is also known as the modeling stage. Once you have created a model, you have to see कि वो मॉडल एक्चुअली काम कर रहा है नहीं. आप उसको एक क्लासरूम में सेंड करोगे, स्टूडेंट्स विल स्टार्ट टू लर्न, एंड देन यू विल सी आर स्टूडेंट्स एक्चुअली लर्निंग, इज द एआई ट्यूटर एक्चुअली वैलिड, उसकी वजह से कुछ फायदा हो रहा है या नहीं. तो एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू इवैल्यूएट योर मॉडल एंड यू आर ट्राइंग टू सी इफ योर एआई ट्यूटर इज एक्चुअली वर्किंग इन अ क्लासरूम. वंस यू हैव कवर्ड ऑल दी स्टेजेस यू कैन डिसाइड कि ठीक है मेरा जो एआई ट्यूटर है वो अच्छे से काम कर रहा है, स्टूडेंट्स आर लर्निंग न्यू थिंग्स, उनकी जो लर्निंग स्पीड है वो भी इंप्रूव हो गई है, टीचर्स को ज़्यादा हेल्प हो रही है. तो यू कैन मूव टूवर्ड्स डिप्लॉयमेंट. व्हाट डज डिप्लॉयमेंट मीन? You are presenting your AI solution in the real world environment so that it can deliver value. What is the value? Value is that students are able to understand new concepts easily. हर एक स्टूडेंट का एक लर्निंग फेज होता है. कुछ स्टूडेंट्स बहुत जल्दी लर्न करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा स्लो लर्न करते हैं, थोड़ा डीपली लर्न करते हैं. तो आपका जो एआई ट्यूटर है वो हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करके उनको हेल्प कर रहा है. And eventually you can also see what impact it is having in the classroom. So ये सब चीज़ें होती है एक प्रोजेक्ट साइकिल के अंदर, वेरियस स्टेप्स होते हैं, एंड वंस यू डिप्लॉय इट यू स्टार्ट टू अगेन इवैल्यूएट कि मुझे कोई और चीज़ ऐड करनी है क्या, मुझे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐड करना है ताकि स्टूडेंट देख के लर्न करें, या फिर एक एआई ट्यूटर को आप वेरियस लैंग्वेजेस सिखा सकते हो कि हिंदी में पढ़ा रहा है, इंग्लिश में पढ़ा रहा है, स्पेनिश में पढ़ा रहा है, फ्रेंच में पढ़ा रहा है, एंड सो ऑन. सो दैट इज़ वाई ए आई प्रोजेक्ट साइकिल इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके आप उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हो. मूविंग ऑन टू ए आई डोमेन्स, आपने पहले भी ये देखा होगा, जैसे एक क्रिकेट का स्पोर्ट है उसमें वेरियस डोमेन्स होते हैं. टेस्ट क्रिकेट है, T20 है, आपका ओडीआई है. सिमिलरली ए आई में भी वेरियस डोमेन्स होते हैं. एक डोमेन है जो नंबर्स से डील करता है, एक डोमेन है जो पिक्चर्स या वीडियोस से डील करता है, एंड एक डोमेन है जो वर्ड्स या फिर लैंग्वेज से डील करता है. व्हाई एन एआई इज वर्किंग इन डिफरेंट डोमेन्स एंड हाउ डू यू डिसाइड व्हाट डोमेन टू वर्क ऑन? सो आपने पहले भी अगर सुना होगा कि हाउ डज एन एआई वर्क, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ डेटा. अब जैसा जैसा डेटा एआई को प्रोवाइड करोगे वो उतना ही स्मार्ट होता है, बट दिस डेटा कैन कम इन वेरियस फॉर्म्स एज वी डिस्कस्ड. नंबर्स हो सकते हैं, या फिर पिक्चर्स, या फिर वीडियोस हो सकती हैं, साउंड हो सकता है, या फिर टेक्स्ट हो सकता है, आप चैट्स कर सकते हो उनसे. सो बेसिस ऑन द टाइप ऑफ डेटा दैट इज फेड इनटू द एआई मॉडल कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू दीज 3 डोमेन्स. सो स्टैटिस्टिकल डेटा वाला जो डोमेन है, इट हेल्प्स यू मेक प्रेडिक्शंस. इट इज़ अ डोमेन ऑफ एआई जहाँ पर आप न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करते हो एंड देन यू विल ट्राई टू प्रेडिक्ट अ फ्यू थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल प्रेडिक्शन या फिर वेदर प्रेडिक्शन. और मे बी अगर आप क्रिकेट देख रहे हो तो आपने ये देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है एंड देर आर ओनली 10 ओवर्स टिल नाउ, बट एक प्रेडिक्शन आता है कि एट द एंड ऑफ 50 ओवर्स इंडिया विल रीच 250 रन्स एंड 10 ओवर्स में ऑलरेडी 80 रन्स बन चुके हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रेडिक्शन that can be done using statistical data. Why is this actually used? Because it can help human makes better decisions. इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स. फॉर एग्जाम्पल आपको एक फुटबॉल खरीदनी है. नाउ देयर कैन बी मेनी वेबसाइट्स, राइट? आप ब्लिंकिट से खरीद सकते हो, आप अमेजॉन से खरीद सकते हो, आप स्विगी से खरीद सकते हो. तो प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट क्या करता है, हर जगह से उस फुटबॉल का प्राइस लेके वो कंपेयर करेगा एंड आपको जो चीपेस्ट प्राइस है वो प्रोवाइड कर देगा. नेक्स्ट डोमेन इज कंप्यूटर विजन. सो सर्वेलेंस सिस्टम में काफ़ी काम आता है. सर्वेलेंस कैमरा कैन डिटेक्ट हाउ मेनी पीपल आर इन अ फ्रेम, कि कोई अनडिटेक्टेड ह्यूमन तो नहीं जा रहा है, या फिर
एक रात के 4 बजे कोई रैंडमली आपका प्रेमिस एंटर तो नहीं कर रहा है, आपके घर में कोई एंट्री करने का ट्राई तो नहीं कर रहा है. सो कंप्यूटर विजन इज द केपेबिलिटी ऑफ एन एआई सिस्टम जहां पर आप एक कैमरा के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो एंड देन द एआई सिस्टम स्टार्ट्स टू प्रेडिक्ट थिंग्स. सो बेसिकली क्या होता है, एवरी इमेज इज मेड अप ऑफ समथिंग नोन एज पिक्सल्स. पिक्सल्स इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट ऑफ अ पिक्चर. जैसे किसी भी मैटर का इंडिविजिबल यूनिट क्या होता है, एटम, राइट. आपने एटम्स देखे होंगे, हाइड्रोजन एटम देखा तो नहीं होगा ऑब्वियसली, बट सुना होगा. हाइड्रोजन एटम होता है, ऑक्सीजन एटम होता है, देन आयरन एटम होता है. सिमिलरली एक स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट ऑफ अ पिक्चर इज नोन एज अ पिक्सल. सो पिक्सल्स के ऊपर कैलकुलेशंस की जाती हैं यूजिंग कंप्यूटर विजन. देन देर इज अनदर डोमेन called natural language processing. The main aim of natural language processing is to make computers understand how humans talk. So for example, अगर आपने आयरन मैन मूवी देखी है, उसमें जार्विस होता है. जार्विस is able to understand whatever Tony Stark is talking about. So NLP is a branch of AI which deals with interaction between computers and humans. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चैट जीपीटी. अगर आपने ऑलरेडी यूज़ नहीं किया है, प्लीज़ गूगल इट, ट्राई टू टॉक टू इट. ये आपसे इंग्लिश में बात कर सकता है, हिंदी में बात कर सकता है, बट द मेन यूज़ ऑफ दीज थिंग्स इज़ कि आप लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो, आप बड़ी बड़ी बुक्स को समराइज कर सकते हो, आप कुछ डिसीजन अगर आपको लेना है तो आप उसके लिए भी एआई सिस्टम से बात कर सकते हो. Coming back to the question of that self-driving car, why did I ask you this? Because since AI systems are getting very intelligent, right? अगर एक आप self-driving car में बैठे हो तो you can say that it is almost as intelligent as a human. But humans के अंदर morality होती है. What is morality? It means to understand the difference between right and wrong. So जब आप AI system create करते हो rainfall prediction के लिए anything, right? But उसको ये नहीं पता है कि what is the difference between right and wrong. So ethical frameworks of AI is that part of artificial intelligence जहां पर आप AI सिस्टम को बताते हो कि कोई चीज गलत है या कोई चीज सही है. So इसे समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि फ्रेमवर्क होता क्या है. सो देर आर वेरियस काइंड ऑफ फ्रेमवर्क्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल x + 10 = 5, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का फ्रेमवर्क क्या है कि आप जो वेरिएबल्स हैं उसको लेफ्ट साइड में ले लोगे एंड जो कॉन्स्टेंट्स है उसको राइट साइड में ले लोगे एंड द नेक्स्ट स्टेप वुड बी x = 5 - 10 which means x is -5. So these are the couple of steps that you need to follow when you're solving a linear equation. So this can also be called a framework. And what is a framework? It is a set of steps that helps us in solving any problems. इसका एक फायदा ये है कि कहीं भी आप चले जाओ दुनिया में, आप फ्रांस चले जाओ, स्पेन चले जाओ, यूएस चले जाओ, इंडिया में आ जाओ, तो एक कॉमन लैंग्वेज होती है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए. जैसे ये जो लीनियर इक्वेशन है, ये आप यूएस में चले जाओगे कि वो डिफरेंट वे में सॉल्व नहीं करेंगे, वो भी सेम ही वे में सॉल्व करेंगे. सो इसकी वजह से एक बेस्ट प्रैक्टिस आ जाती है एंड लोगों के पास एक कॉमन लैंग्वेज आ जाती है बात करने के लिए. वाई डज दिस हेल्प? सो अगर आपको कोई भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फॉर एग्जाम्पल एआई प्रोजेक्ट, अगर हम लोगों ने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो सेम स्टेप्स आप किसी भी जगह में जाके अप्लाई कर सकते हो एंड एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. So this is a definition of framework. But where does the ethics come in? So we know that ethics are a set of values or morals which helps us separate right from wrong. So ethics, morals is that part जहाँ पर एक ह्यूमन को ये पता चलता है कि कुछ चीज़ गलत है. That is why human rights come into picture. The right to eat, the right to study, the right to live, the right to breathe oxygen. So frameworks help in creating a step-by-step guidance on solving problems, but at the same time ethical frameworks are frameworks which ensure कि जो भी हम लोग चॉइस ले रहे हैं, जो भी हम लोग चॉइस डिसाइड कर रहे हैं, it does not cause any harm to humanity or society. क्योंकि अगर आप सेल्फ ड्राइविंग कार की अगर बात करोगे तो आपने एक सेल्फ ड्राइविंग कार तो बना दी, बट वो अगर ऐसी पोजीशन में आ गई जहाँ पर एक्सीडेंट होने वाला है, तो what would the self driving car do? Will it try to stop itself? Will it try to run over more people or less people? So ये थोड़े क्वेश्चंस हैं जो एथिकल फ्रेमवर्क्स के थ्रू सॉल्व किए जा सकते हैं. सो इसका एंड प्रोडक्ट हमेशा एक ही होता है एथिकल फ्रेमवर्क्स का, कि सबके लिए वो फायदेमंद हो, का नुकसान ना हो, हमेशा एक पॉजिटिव आउटकम हो फॉर एवरीवन हु इज इन्वॉल्व्ड इन दैट पोजीशन. So why do we need ethical frameworks?
So for example, let's say there is an hiring going on. So let's say I am a software developer, ठीक है, एंड मुझे एक जॉब में अप्लाई करना है एंड वहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं, देर आर हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेंट्स. सो एप्लीकेंट्स कैन बी मेल्स और एप्लीकेंट्स कैन बी फीमेल्स. सो इतने सारे रेज्यूमेस को, इतने सारे लोगों को इंटरव्यू देने के पहले एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर होता है जहाँ पर एक एआई को बोला जाए, ओके सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट, सेलेक्ट द बेस्ट 20 कैंडिडेट्स. सो पहले क्या हुआ था, अमेजोन ने भी ये चीज़ इंप्लीमेंट की थी, तो जो फीमेल एप्लीकेंट्स थे उनका जो प्रपोर्शन है वो गिर गया. सो आउट ऑफ 20 ओनली 2 फीमेल कैंडिडेट्स वर सेलेक्टेड बट 18 मेल्स वर सेलेक्टेड. सो ये क्या है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ बायास. आपका जो एआई सिस्टम है वो मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है. सो ये चीज़ें रियल वर्ल्ड में ना हो, इसकी वजह से हम लोग एथिकल फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं. सो इट मेक्स एन एआई मॉरली एक्सेप्टेबल. एआई इज़ एन मशीन, बट उसको अगर ह्यूमन वैल्यूज़ देनी है, ह्यूमंस के जैसे सोचने में मजबूर करना है, तो यू हैव टू टीच इट what is right and what is wrong. So that is why we need ethical frameworks. So दो टाइप ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क्स है आपके सिलेबस में. So one is called a sector based ethical framework and the other is called value based ethical framework. So sector based क्या होता है, there are various sectors जैसे बायोलॉजी है, साइंस है, स्पोर्ट्स है, फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया. सो बेस्ड ऑन व्हाट सेक्टर यू आर अप्लाइंग योर एआई इन, आप उसके अकॉर्डिंग एथिकल फ्रेमवर्क सेट कर सकते हो या फिर एक वैल्यू बेस्ड एथिकल फ्रेमवर्क सेट कर सकते हो. सो वैल्यू बेस्ड इज नथिंग बट मॉरल बेस्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जस्टिस डिपार्टमेंट में कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हो तो ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी या फिर ट्रांसपोर्ट में इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आप यूटिलिटी देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो. या फिर अगर आप कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहाँ पर एआई इंप्लीमेंट करना है, तो आप वर्च्यू के ऊपर देखोगे कि इट नीड्स टू बी ऑनेस्ट, इट नीड्स टू बी अनबायास्ड, कुछ भी उसमें डिफरेंसेस ना हो. So that is how ethical frameworks are divided into two parts, sector based and value based. Now we will look at examples on how all these ethical frameworks work, ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिले कि कहाँ कहाँ पर ये सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं. लेट्स से देयर इज़ अ हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल में आप एक एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट कर रहे हो विच डिटेक्ट्स कैंसर. तो वो जो कैंसर डिटेक्ट करने वाला एआई है उसको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, राइट. आप पेशेंट का डेटा फीड कर रहे हो उसके अंदर, तो पेशेंट की इंफॉर्मेशन जाएगी, नाम, एज, एड्रेस, उनको प्रीवियस प्रॉब्लम क्या थी. सो ये जो डेटा होता है ये काफ़ी प्राइवेट होता है. अगर आप इस डेटा को फ्रीली अवेलेबल कर दोगे कि आपकी जो प्राइवेसी है वो खराब हो सकती है, बाकी लोगों को आपके बारे में पता चल जाएगा, एंड इट इज़ एक्चुअली नॉट अ वेरी गुड थिंग. सो दैट इज़ वाई डेटा सिक्योरिटी इज़ वेरी गुड. इट इज़ नीडेड इन बायोलॉजी एंड हॉस्पिटल्स. सो सेक्टर बेस्ड एथिकल फ्रेमवर्क्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड यू अ फ्रेमवर्क टू क्रिएट प्राइवेट डेटा, टू क्रिएट सिक्योर डेटा, ताकि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो बाकी लोगों को पता ना चले, बाकी लोग उसको चोरी ना कर पाए. नाउ द अदर टाइप ऑफ फ्रेमवर्क इज अ वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क. वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, जैसे ह्यूमन राइट्स हो गए या फिर किसी एक कंपनी की वैल्यूज़ है ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड हार्ड वर्क. सो ये सब जो वैल्यूज़ है आपको एआई को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, बिकॉज एआई कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स बट इट कैन नॉट एक्ट एज अ ह्यूमन बाय डिसाइडिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. सो 3 टाइप ऑफ वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क्स होते हैं. फर्स्ट इज द राइट बेस्ड. As the name suggests, human rights are really important. So you have to teach the AI what human rights are. You have to respect the individual. आप उनकी डिग्निटी को अपलिफ्ट करोगे, उनकी जो फ्रीडम्स हैं उसको आप मेंटेन करोगे, सो दैट द AI systems do not violate any human rights or even discriminate against certain groups. For example, there are rich people and there are poor people. सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो एआई है वो रिच पीपल को ही हेल्प कर रहा है एंड पुअर पीपल को नहीं कर रहा है. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ राइट बेस्ड फ्रेमवर्क. फिर आता है आपका यूटिलिटी बेस्ड. सो फॉर एग्जाम्पल, आप एक फैक्ट्री क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो फ्रॉम अ न्यूक्लियर रिएक्टर. सो दिस न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स ऑन अ फ्यू प्रिंसिपल्स. इट हैज़ टू प्रोवाइड द मैक्सिमम पावर बट इट ऑल्सो हैज़ टू क्रिएट द लीस्ट अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट. सो ये जो यूटिलिटी बेस्ड प्रिंसिपल्स है आप ये फीड करोगे अपनी एआई में ताकि आपका जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे.
आपका जो रिस्क है वो भी कम रहे, बट इसकी वजह से जो बेनिफिट्स हो रहे हैं सोसाइटी को वो कम ना हो। सो इसका जो मेन एम क्या है, मैक्सिमाइज द ओवरऑल यूटिलिटी और बेनिफिट फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि सबको अच्छे से अफेक्ट ना हो, मे बी ओनली 99% ऑफ पीपल आर बीइंग बेनिफिटेड, बट देर आर 1% पीपल जिनको ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। सो दीज आर द काइंड ऑफ बैलेंसेज यू नीड टू मेक वाइल क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क विच इज यूटिलिटी बेस्ड। एंड द थर्ड इज वर्च्यू बेस्ड। सो आप जो भी चीज़ क्रिएट कर रहे हो उसमें काफ़ी डेवलपर्स यूज़ होंगे, एक एंड यूज़र होगा और एक मैनेजर हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एआई ट्यूटर की बात की, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा जो एआई ट्यूटर बना रहा है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा जिसने डिसाइड किया कि ठीक है ये प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, और एक एंड यूज़र है विच आर द टीचर्स एंड विच आर द स्टूडेंट्स। सो कंसिडरिंग ऑल दीज पीपल यू हैव टू अपहोल्ड द एथिकल वैल्यूज़ कि हर एक जो स्टेक होल्डर है, हर एक जो पर्सन इन्वॉल्व है, उसकी जो एथिकल वैल्यूज़ है वो मेंटेन हो यहाँ पर। For example, there was Iron Man. Now, Iron Man had certain values. He needs to protect people, whereas Thanos was working on a completely different perspective. जैसे uh, उसको रेस को सेव करना है, बट इट डज नॉट मैटर हु इज लिविंग और हु इज किल्ड, राइट। सो इन दोनों लोगों की जो एथिकल वैल्यूज़ हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी पीपल इन्वॉल्व हैं उनकी जो एथिकल वैल्यूज़ हैं वो मैच हो। सो दिस इज हाउ ethical frameworks are created and divided into two parts. So let's take an example of bioethics. ठीक है, तो हम लोगों ने बात की थी सेक्टर बेस्ड एथिक्स होते हैं। सो फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, नाउ हॉस्पिटल में जो भी एआई फ्रेमवर्क्स यूज़ हो रहे हैं, एआई एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं, उसको एक एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ेगी, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, मैक्सिमम बेनिफिट भी प्रोवाइड करना है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बायोएथिक्स। सो बायोएथिक्स में 4 प्रिंसिपल्स हैं। रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, विच मीन्स ऑल पेशेंट्स आर यूनिक, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते वो चीज़ें करने के लिए। सेकेंड प्रिंसिपल इज डू नॉट हार्म एनी वन, डू नॉट हार्म एनी ह्यूमन बींग। थर्ड प्रिंसिपल इज आपका जो एआई है वो सबके लिए मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करे। एंड द फोर्थ प्रिंसिपल इज गिव जस्टिस। ऐसा नहीं है कि आप एक पर्सन के साथ गलत कर रहे हो एंड दूसरे पर्सन के साथ सही कर रहे हो। सो फॉर योर board's perspective, for your examination perspective, you have to understand the meanings of these words. So basically autonomy, beneficence, maleficence and justice. बेनिफिसेंस का मतलब है सबका फायदा होना चाहिए, नॉन मैलिफिसेंस मतलब किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, ऑटोनॉमी मतलब सबको अपना अपना हक है, सबके पास अपनी फ्रीडम है, आप किसी की भी फ्रीडम को भंग नहीं कर सकते। एंड फोर्थ इज जस्टिस, एवरीवन इज इक्वल इन आइज ऑफ द एआई। तो एक केस स्टडी जल्दी से देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक एआई इंप्लीमेंट किया हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर एक पेशेंट केयर सिस्टम है एंड इट इज़ ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि कौन से पेशेंट्स को ज़्यादा रिस्क हो रहा है, कौन से पेशेंट्स ज़्यादा इन्फेक्ट हो सकते हैं या फिर कौन से पेशेंट के पास टाइम कम है। बट इसमें एरर्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एआई है वो 100% एक्यूरेट नहीं है, सिर्फ 97% एक्यूरेट है। सो हो सकता है उसने किसी पेशेंट को मिस क्लासीफाई कर दिया, उसने किसी पेशेंट को बोला कि ये पेशेंट तो एकदम सही है, बट इन रियलिटी वो पेशेंट सही नहीं है। सो एक ये टाइप ऑफ एरर हो सकता है। या फिर आपके एआई ने बोल दिया कि ठीक है ये जो बीमारी है ज़्यादा सीरियस नहीं है, बट इन रियलिटी वो बीमारी बहुत सीरियस है, फॉर एग्जाम्पल कैंसर। सो ये सारे कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं जब भी आप एक एआई इंप्लीमेंट कर रहे हो एक हॉस्पिटल के अंदर। सो हाउ कैन यू सॉल्व दिस? बाय यूजिंग द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ बायोएथिक्स जो हम लोगों ने देखे, वी कैन गेट टू एन एथिकल फ्रेमवर्क विच वी कैन फीड इन टू द एआई सिस्टम। सो फर्स्ट इज मैक्सिमम बेनिफिट, योर एआई सिस्टम शुड नॉट हार्म एनीवन। जब आप ये चीज़ के बारे में सोचोगे तो आपके जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो देखेंगे कि ठीक है जो एरर रेट है वो बहुत कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 97% एक्यूरेट एआई आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, योर एआई शुड बी 99.999% एक्यूरेट, ताकि जितने भी ज़्यादा लोग हैं उन सबको बेनिफिट हो। फिर आपका आता है कि आपका जो एआई सिस्टम है वो किसी को हार्म ना करे। द पाथ ऑफ लीस्ट हार्म मस्ट ऑलवेज बी चोजन। सो फॉर एग्जाम्पल एक एआई बोल सकता है पेशेंट को बेड रेस्ट, या फिर एक एआई पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप ये दवाइयाँ ले लो, बट इससे थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। सो यू हैव टू चूज विच इज़ द लीस्ट पाथ, सो विच इज़ द लीस्ट हार्म जो हो रही है किसी भी पेशेंट को।
देन द थर्ड पार्ट कम्स रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी. सो जो पेशेंट्स है, पेशेंट्स को पता होना चाहिए कि एआई जो डिसीजन है वो क्यों ले रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है. डॉक्टर्स को पता होना चाहिए, डॉक्टर्स एआई को गाइड कर रहे हैं, डॉक्टर्स एआई की हेल्प कर रहे हैं, बट इवेंचुअली द एआई एल्गोरिदम शुड नो कि वो जो फंक्शंस बता रहा है, जो भी वो स्टेप्स बता रहा है वो सही हैं और वो क्यों सही हैं, उसने कौन सी रिसर्च से, कौन से डॉक्टर से कन्वे किया है ये, सो दैट आपका जो एंड यूज़र है, जो पेशेंट है, इट अंडरस्टैंड्स कि डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है. एंड इवेंचुअली जस्टिस होना चाहिए. देर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पुअर एंड रिच पीपल, बिटवीन हेल्दी एंड नॉन हेल्दी पीपल. सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन द एआई फील्ड. आपने देखा कि एआई प्रोजेक्ट साइकिल क्या होती है, वो कैसे एक एआई प्रोजेक्ट में हेल्प करती है. आप एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन करते हो, एंड कैसे एथिकल फ्रेमवर्क्स आपको हेल्प कर सकते हैं एक एआई सिस्टम को बेटर होने में. इन शॉर्ट, कैसे आप एआई सिस्टम को बता सकते हो कि ह्यूमन जैसा एक्ट कैसे करें. सो लेट्स हैव अ क्विक रिविजन नाउ. व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ड्यूरिंग द प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज इन एन एआई प्रोजेक्ट साइकिल? Is it to collect data? Is it to understand the aim and objective of the project? Definitely. The first step is to understand the problem. क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझोगे नहीं तो फिर आप सॉल्व कैसे करोगे, राइट? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन वॉट वेज कैन एआई मॉडल्स बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा फेड इनटू देम? तो हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि कोई भी एक एआई मॉडल डेटा के ऊपर काम करता है, बट डिपेंडिंग ऑन द डेटा देर आर 3 डोमेन्स, which is computer vision, by which computers can see. There is natural language processing, by which computers can talk. And there is the third, statistical data, by which the computers can make predictions. So there are 3 domains. In statistical data, what is the primary function of the system in relation to data? What is the primary function? हमें ये find out करना है in relation to data. आर वी जनरेटिंग लार्ज डेटा सेट्स? हम लोग डेटा क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं कर रहे हैं. आर वी एनालाइजिंग डेटा टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स? यस, बिकॉज वी हैव टू मेक प्रेडिक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, कल कितनी बारिश होने वाली है, तो हम लोग देखेंगे कि पिछले हफ्ते कितनी बारिश हुई थी, पिछले महीने कितनी बारिश हुई थी, लास्ट ईयर इस टाइम पे कितनी बारिश हुई थी. तो वी एनालाइज द डेटा एंड देन वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द इनसाइट्स. वॉट इज द मेन गोल ऑफ कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट्स? इसको 2 वेज में सॉल्व कर सकते हो. आइदर यू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस और यू कैन चेक आउट विच इज द राइट वन. सो ऑडियो डेटा तो हम लोग प्रोसेस नहीं करते हैं कंप्यूटर विजन में, बिकॉज इसमें सिर्फ इमेजेस और वीडियोस हैं. कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग सिस्टम्स? नहीं, हम लोग इसके बारे में भी नहीं बात कर रहे हैं. टीचिंग मशीन्स टू अंडरस्टैंड टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन? दिस इज एनएलपी. अगेन दिस इज रॉन्ग. सो द राइट आंसर वुड बी डिजिटल विजुअल डेटा इनटू कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज. हम लोगों ने ये देखा है कंप्यूटर विजन में क्या होता है. वी आर कन्वर्टिंग इमेजेस इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर्स सो दैट दे कैन रीड व्हाट्स हैपनिंग इन एन इमेज. What is the primary focus of natural language processing? So I think the first option looks good, analyzing computer languages, but नहीं, हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज एनालाइज नहीं करते हैं, हम लोग नेचुरल लैंग्वेज एनालाइज करते हैं. सो इंटरैक्टिंग बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस यूजिंग आर्टिफिशियल लैंग्वेज. अगेन यहाँ पर आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज हो रहा है, थ्रू आर्टिफिशियल लैंग्वेज नहीं, थ्रू नेचुरल लैंग्वेज करते हैं. सो सी ऑप्शन लुक्स राइट. वॉट डू फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड इन कॉन्टेक्स्ट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग? हम लोगों ने वो एग्जाम्पल देखा था, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस. सो इट gives us a step by step procedure that can be implemented in any problem. How are ethical frameworks for AI categorized? हम लोगों ने 2 चीज़ें देखी थी. ऑल राइट, इलीगल और इलीगल तो नहीं हो सकता. सेक्टर बेस्ड एंड वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क्स था. सो बी ऑप्शन इज राइट. What is the central focus of virtue based value based frameworks? Maximizing utility, protecting human rights, aligning actions with ethical principles and beliefs, ensuring compliance with legal regulations. तो ये तो नहीं था. virtue based हो सकता है जहाँ पर हम लोग देख रहे थे. So maximizing utility is the virtue based value based framework. आई थिंक दैट्स नॉट द राइट ऑप्शन. वर्च्यू बेस्ड में हम लोग ये देख रहे थे कि एक कंपनी के अकॉर्डिंग जो वर्च्यूज़ है, ऑनेस्टी या फिर हार्ड वर्क. तो आई थिंक सी ऑप्शन वुड बी अ बेटर आंसर. सो मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी नहीं है.
Which of the following best practices describes right-based, value-based frameworks? Prioritizing human rights and dignity, valuing human life over other considerations. So this looks right. Evaluating actions तो नहीं होगा. Centering on the character of decision maker and alignment of actions with personal and societal values. ये पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे थे, तो ये भी नहीं है. Focusing on achieving outcomes, ये भी नहीं है. So A option looks right. What is the primary domain of application for bioethics? So healthcare and life sciences is the correct answer. All right, so with this, we have finished the first unit of our AI subject, AI 417. I'll be seeing you in the next session जहाँ पर हम लोग next chapter discuss करेंगे. If you have any kind of doubts, अगर आपको notes चाहिए, you can click on the link in the bio of this video. And if you like this video, please don't forget to share it among your friends. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye-bye.